हमारे साथ डॉक्टर कमर चीमा साहब भी मौजूद हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, पहली बार जब दोनों ममालिक को एक टेबल पर लेकर आए तो ये काफ़ी मुश्किल टास्क था पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ साथ ईरान को भी मनाया, क्योंकि कई बार ये दोनों जब एक टेबल पर आते थे निगोसिएशन के लिए तो दूसरी जानिब से हमने देखा कि अटैक्स शुरू कर दिए जाते थे। लेकिन पाकिस्तान ने यह मुश्किल मरहला सर अंजाम दिया, दोनों ममालिक को आमने सामने एक टेबल पर लेकर आए, तो वो एक मुश्किल मरहला तो गुजर गया। अब जो सेकेंड राउंड की बातें हो रही हैं, क्या अभी ये पाकिस्तान के लिए आसान टास्क था या अभी भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल टास्क है दोनों को दोबारा से एक टेबल पर बिठाना और नेगोशिएशन के अमल को आगे बढ़ाना? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि मुश्किल काम जो था, एक पहला फेज वो हमने किया, जी। लेकिन मिसट्रस्ट बहुत ज़्यादा है दोनों मुल्कों के बीच में और उसकी बड़ी जेन्युइन रीजंस हैं कि 2 दफ़ा टॉक शुरू हुई, हालात ख़राब हो गए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ऐड करता जाऊँ यहाँ पे कि अमेरिका ने जब तालिबान के साथ टॉक्स शुरू की थी, हम्म। तो उस वक़्त आप देखें कि कहाँ 2012-14 से प्रोसेस शुरू हुआ और 2021 में चीज़ें कन्क्लूड हुई। और इसी तरह देखिए, पाकिस्तान ने जो है वो अगर इस प्रोसेस को सपोर्ट किया है और एक ऑनेस्ट जो है वो मीडिएशन करवा रहा है, प्रिसाइज़ मीडिएशन करवा रहा है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है कि हमें अमेरिकन्स एंड इरानियंस दोनों क्रेडिबल मीडिएटर कहते हैं। दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो अमेरिकन लीडरशिप है, कल जिस तरह आप कोट कर रही थी, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया में कोई और मुल्क नहीं है, बिल्कुल। जिसको प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं। तो इट मीन्स कि पाकिस्तान ने अपनी क्रेडिबिलिटी भी शो की, ऑनेस्टी भी शो की। पाकिस्तान इसमें से कुछ नहीं लेना चाहता, पाकिस्तान सिर्फ ये चाहता है कि जो हम्म। मिडल ईस्ट के अंदर एक अमन हो, ताकि लोग जो हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल बैक टू ट्रैक आ जाएँ। और आप इमेजिन करें कि अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम, अमेरिका की पॉलिटिकल लीडरशिप, अमेरिका का सियासी निज़ाम, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग अपरेटस इतना डिफरेंट है ईरान से। लेकिन ये पाकिस्तान को ये एडवांटेज हासिल हुआ कि दोनों मुख्तलिफ ममालिक, मुख्तलिफ हिस्ट्री, बैकग्राउंड, लीडरशिप का ट्रस्ट जीता है। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है? ऑनेस्टी। तो मैं हम्म। समझता हूँ यही पाकिस्तान की जॉब है कि हम लगे हुए हैं और जब भी दुनिया की नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ हैं। देखें, अब दुनिया जो है वो अपने इम्प्रेशंस पाकिस्तान के बारे में अपडेट कर रही है। बिल्कुल। हमें लार्जली अफ़गानिस्तान के लेंस से देखा जाता था। अब हमें लेंस से देखा जाता है, जी ये तो पीस मेकर हैं। ये तो हम्म। देखें जनाब, दुनिया के अंदर अपना इन्होंने अमन लाने के लिए ये जो काम किया है उसमें तमाम यूरोपियन ममालिक की देखें और इवन जापान और बाकी दुनिया के लीडर्स की पाकिस्तान की लीडरशिप को कॉल्स आ रही हैं। तो मेरा ख़्याल है ये जो परसेप्शन चेंज हुई है, ये दुनिया जो हमारे बारे में एक नए एंगल से देख रही है, ये वो चीज़ें थी जो हम माज़ी में उस तरह अपने आप को पिच नहीं कर सके, अपनी एडवोकेसी नहीं कर सके। तो मेरा ख़्याल है कि बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान को दुनिया को बताने में कि हम क्या-क्या कर सकते हैं, हम कितनी क्रेडिबिलिटी रखते हैं इस मामले में। और दूसरी बात ये है कि हम जब जंग का मैदान आता है तो उधर भी डिलीवर करते हैं, डिप्लोमैटिक मैदान आता है उधर भी डिलीवर करते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि अच्छी डेवलपमेंट है और दुनिया हमें अभी तक मुस्बत एंगल से देख रही है बिकॉज़ ऑफ हमारी ऑनेस्टी की वजह से। और हम इसमें से कुछ नहीं निकालना चाहते सिवाय इसके कि मिडल ईस्ट के अंदर हमारे जो भाई हैं, जो ममालिक हैं वहाँ पे, वो सारे अपनी ज़िंदगी वैसे ही गुज़ारनी शुरू करें जिस तरह वो पहले गुज़ार रहे थे। बिल्कुल। तो क्या सर ये समझते हैं कि ये जो सेकेंड राउंड है ये कंक्लूडिंग भी हो सकता है? देखिए, कुछ नहीं कहा जा सकता आप इस हवाले से, लेकिन अगर दोनों ममालिक आके टेबल पे बैठते हैं, हम्म। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी होंगी। मिसाल के तौर पे, आज भी ईरानी एम्बेसडर आई थिंक एक थिंक टैंक में बात करते हुए ये कह रहे थे कि चीज़ें बिल्कुल तैयार थीं। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर बागची साहब ने भी कहा, अरागची साहब ने भी कहा कि हम बिल्कुल तैयार थे एमओयू साइन करने पे। लेकिन उन्होंने लास्ट मोमेंट पे गोल पोस्ट चेंज कर लिया। तो मेरा ख़्याल है कि इरानियंस रेडी हैं, वो चाहते हैं कि उन्होंने क्लैरिटी है कि वो न्यूक्लियर के इश्यूज़ हों या एक रीजनल फ्रेमवर्क स्टेट ऑफ हार्मोज़ हम्म। के हवाले से हो या बाकी चीज़ें हों, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं और वो समझते हैं कि हमें ऐसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। अब ये अमेरिकन्स पे भी जी। डिपेंड करता है कि वो किस तरह की कंपल्शंस ले उनके सामने आती हैं, क्योंकि ट्रम्प साहब ने बताना तो है ना हम्म। लोगों को कि मैं बहुत बड़ी डील की है, कि मैंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम भी तबाह कर दिए हैं और मैंने
ओबामा और डेमोक्रेट से बेहतर डील की है इन टर्म्स जो कि इन्होंने जी। 2016 में ईरान के साथ की थी। तो मुझे लग रहा है कि चीज़ें जो हैं वो ऑन कार्ड्स हैं और लेकिन फिर भी इसमें कोई पता नहीं चलता क्योंकि स्पॉयलर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो बिल्कुल। वन मस्ट बी केयरफुल रहना चाहिए, लेकिन कोशिशें तो जारी रहती हैं, लेकिन होपफुल भी हैं। ठीक हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी मौजूद हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि जंगबंदी की बातें हो रही हैं और मुस्तकिल जंगबंदी की बातें भी की जा रही हैं, लेकिन हमने यहाँ पर देखा है इस सारी सिचुएशन में अमेरिका का जो एक एतमाद था वो टूट चुका है। खलीजी ममालिक के हवाले से अगर देखा जाए, जो अमेरिका हमेशा ये कहता था कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, उसके अड्डे हर जगह पर मौजूद हैं, लेकिन ये जो अभी सिलसिला चला 40 रोज़ा जंग का, उसमें ये देखा गया कि उस तरह से उसके अड्डे काम नहीं किए और पूरी दुनिया एकदम से शशतर थी कि ये क्या हो गया। तो क्या समझते हैं जो ट्रस्ट अब अमेरिका का टूट चुका है, और नेटो भी हमने देखा कि बैकफुट पर गया, मिडल ईस्ट की जानिब से भी उसने अपने एतमाद को खोया है। तो क्या समझते हैं अब दोबारा से अमेरिका अपना एतमाद बिल्ड कर सकता है इस जंगबंदी के बाद? देखें, ख़ास तौर पे अगर आप देखें कि इस जंग में जिस तरीके से ये खलीजी मालिक फील करते हैं कि उनको बेट्रेल अमेरिका ने किया है, क्योंकि उन्होंने ट्रिलियन ऑफ डॉलर ख़र्च किए, वहाँ पर उनके बेड़े अड्डे आए, उसके बाद वहाँ पर उनके रडार्स आए, एयर डिफेंस सिस्टम लगाए, फौजी आई, एवरीथिंग वाज देयर। उनको ये श्योर किया जाए कि नाउ वी विल इंश्योर योर सिक्योरिटी। लेकिन जब वक्त आया तो उन्होंने मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी के बजाय उन्होंने इसराइल की सिक्योरिटी को तरजीह दी और इसराइल की सिक्योरिटी पे चले गए, जिसकी वजह से दे वर हाईली डिसअपॉइंटेड। और उसके बाद आपके सामने जिस तरीके से इसराइल ने ईरान पे फायर किए, अटैक किया, और फिर ईरान ने अमेरिकन एसेट्स पे गए वहाँ करने के लिए, सो दैट मीन्स कि अमेरिकन वर नॉट पुश्ड कि अगर वहाँ पर अमेरिकन बेस को नुकसान हो रहा है, दे वर नॉट बरीड, क्योंकि ये खलीजी ममालिक के एरिए में अड्डे थे और उसको ये फिक्र नहीं थी कि इसके साथ क्या हो सकता है। इसलिए मेरे ख्याल में उनको काफ़ी हद तक डिसअपॉइंट हुए हैं इस लड़ाई के अंदर। लेकिन पाकिस्तान का किरदार यकीन करें मिडल ईस्ट के अंदर इतना अहम रहा है, और फील्ड मार्शल ने जिस तरीके से मिलिट्री डिप्लोमेसी की है, इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। जब लास्ट डिच एफर्ट में आपको याद है इसराइल ने ईरान पे सेंट्रल जगह पर अटैक किया मिसाइल का, तो ईरान ने जाके पेट्रोकेमिकल हब जो उनका सबसे बड़ा वहाँ पर अटैक कर दिया। दैट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट पॉइंट, ऑनेस्टली इट वाज अ स्टेट, बड़ा सा झटका था ये पीस प्रोसेस के लिए। लेकिन फील्ड मार्शल ने ईरान से बात की, फिर उनके वलीअहद से बात की, उनको ब्रीफ किया कि ये क्या अज़ाइम थे इसराइल के। वो ये चाह रहा था कि किसी तरीके से सेक्टरियन क्लैश हो जाए, शिया सुन्नी का हो जाए, या ईरान जिस तरीके से अब ये सऊदी अरब पे अटैक कर रहा है, अब ये खलीजी ममालिक ईरान पे अटैक कर दे, सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ चले जाएँ। और सेल्फ डिस्ट्रक्शन में सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी था वो इसराइल था, क्योंकि उसको ये पता था कि अगर ये कुछ हो जाता है तो उसका जो एक ख्वाब, दरीना ख्वाब है ग्रेटर इसराइल को, बड़ी आसानी से पूरा हो जाएगा। तो इसमें जो मेन दरमियान में हडल थे वो फील्ड मार्शल थे, आसिम मुनीर थे, और उसकी इसी वजह से तमाम ममालिक का, ईरान का, उसके बाद USA का, खलीजी ममालिक का, सबका ट्रस्ट जो है ना लेवल, वो बियॉन्ड डाउट वो हमारे पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर है, जिसकी वजह से आपके सामने स्पोक पर्सन जो थी अभी USA की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज द ओनली मीडिएटर, इस पर कोई डाउट नहीं है, और हमें ट्रस्ट है कि ये पाकिस्तान में ही होंगे। जी ब्रिगेडियर साहब, जो ये अभी वज़ीर-ए-आज़म 4 ममालिक के दौरों पर हैं, इस हवाले से भी आप क्या कहेंगे? क्या जिस तरह से पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ मुआहिदा किया, क्या ये बाकी के 3 ममालिक भी अब डिफेंस पैक्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं इस सारी सिचुएशन के बाद, जिसमें पाकिस्तान ने अपना एतमाद बिल्ड किया है? देखिए, सबसे बड़ा तो दौरा जो है ना ईरान का जो है, चीफ फील्ड मार्शल गए हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है खलीजी मालिक में गए हैं, खलीजी मालिक को अपडेट करने कहें कि व्हाट ऑल हैज़ हैपेंड सो फॉर, जो कुछ भी हुआ है, जो मुज़ाकरात हुए उनमें क्या डिले थी, व्हाट वाज द रीज़न, अभी क्या प्रोग्रेस है, ये सारी उनको अपडेट कर रहे हैं खलीजी मालिक, ख़ास तौर पर वलीयत क्राउन प्रिंस को कर रहे हैं, कतर को कर रहे हैं, इसके बाद तुर्किया भी जाएंगे, वहाँ उनको बताएंगे, बिकॉज दे आर द पर्सन दो वर ऑलरेडी इन्वॉल्व शुरू में जो ये मुज़ाकरात के अंदर शामिल थे। और इसके बाद ईरान में हमारे फील्ड मार्शल के आपके सामने देख लें वहाँ क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, वहाँ की पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, एंड दे आर शोइंग वी ट्रस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान की सफारतकारी। लेकिन एक बात याद रखें, ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं मार के हक से।
जहाँ पर पाकिस्तान ने दुनिया को बताया कि पाकिस्तान इज़ वेरी मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क है और हमारी फ़ौज बहुत बैटल हार्डन और प्रोफेशनल है। डिस्पाइट इन्हें इतनी प्रोवोकेशन की, हमने उनको इतनी मार भी लगाई, उनको शिकस्त सफाज भी दी, बट पाकिस्तान ने इसके अलावा और कोई प्रोवोकेशन नहीं की। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा इंडिया तैयार है, हमने कहा ओके वी गो फॉर सीज़फायर। तो ये जो ट्रस्ट डेवलप हुआ, फिर फील्ड मार्शल का अमेरिका गए, वाइट हाउस में गए, वहाँ उनको उन्होंने प्रेसिडेंट हमने सुना, उनकी बातचीत की, ही डेवलप स्पेशल लाइकिंग, और वो लाइकिंग उन्होंने अभी तक इस तरीके से कायम रखी है अपने फील्ड मार्शल ने कि थ्रू आउट ये जब अभी पिछले 3-4 दिन थे, इनमें प्रेसिडेंट ट्रम्प और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट देवर ऑल डायरेक्ट कम्युनिकेशन फील्ड मार्शल के साथ एंड लाइकवाइज ईरानी लीडरशिप। सो इससे इतना फ़र्क पड़ा है कि अब आप देखें कितनी आइस मेल्टिंग हुई है, कोई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स नहीं आ रही हैं, और 47 ईयर्स का जो एक मिसट्रस्ट लेवल था वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है। मेरे ख्याल में अब जो 1-2 दिन और हैं, इसमें जितने रिटेंट है वो रिमूव हो जाएंगे एंड देन दे विल कम अनाउंस द डेट टू कम टू इस्लामाबाद और बैठ के, मुझे तो बहुत उम्मीद है कि इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन हो जाएगा और एल्स एक सिटिंग हो। लेकिन ये जो इस्लामाबाद का अकॉर्ड होगा, ये दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बहुत बिल्ड करेगा। इट विल बी रिमेंबर्ड कि पाकिस्तान ने एक सुपर पावर का और ईरान का जो 47 ईयर मिसट्रस्ट था उसमें एक अकॉर्ड करा दिया। और इंडिया को आप देख लें कि इंडिया की क्या हालात हैं, इंडिया में रोना पीटना पड़ा हुआ है, मत सफ़े मातम मचा हुआ है। आई थिंक द मोर दे फील अनकम्फर्टेबल, जितनी वो सफ़े मातम होता है, एटलीस्ट आई एंड पाकिस्तान फील वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। बिल्कुल। अहमद हसन साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसा कि अब दोबारा से राउंड की बातें की जा रही हैं, दोबारा से टेबल टॉक की बातें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक कोई हतमी तारीख सामने नहीं आई। तो क्या आप समझते हैं कि आज जैसे कि अमरीकी हुकाम की जानिब से भी कुछ बयानात हमने सुने, उन्होंने कहा कि हमारी पूरी तैयारी है, अगर ईरान हमारे साथ मुआहिदा नहीं करता या ये वो किसी बात पर नहीं मानता तो हम पूरी तैयारी के साथ इस जंग को दोबारा से शुरू कर सकते हैं, जबकि इसके साथ साथ ईरान के अंदर से भी हमने कुछ लोगों के ऐसे बयानात सुने। तो क्या समझते हैं अगर दोबारा से ये जंग शुरू हो जाएगी तो कितनी हार्मफुल होगी मईशत के लिए भी और खित्ते के लिए भी? जी देखिए, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। पिछले 1 महीना तकरीबन ये जंग जारी रही है, तो आपने देख ही लिया कि ये जंग पूरी दुनिया के लिए कितनी हार्मफुल है। ईरान से लेकर और मिडल ईस्ट से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक कौन सा ऐसा इंसान है जिसको इस जंग के असरात जिस तक नहीं पहुंचे, या इस जंग में पोटेंशियली इसमें वो तमाम पोटेंशियल मौजूद था कि ये रीजनल वॉर बनती और फिर उसके बाद ग्लोबल वॉर बनती। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं था ना कि ये वर्ल्ड वॉर 3 बन सकती है, और वर्ल्ड वॉर 3 होने से दुनिया की क्या डिस्ट्रक्शन हो सकती है वो बात सबको पता है। लेकिन जहां तक आपके बात की है कि कुछ प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं दोनों तरफ से, देखिए एक फैक्ट है, एक रिसर्च है, या आप उसको ये कह लें कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ थिंग्स अगर आप करें तो you'll रियलाइज कि बहुत कम चांसेस हैं पिछले 100 सालों के अंदर दो मुल्क जब जंग में गए हैं और उसके बाद सीज फायर के बाद इमीडिएटली दोबारा जंग में जाने के चांसेस 10 to 15% है, या 12 to 15% उसको आप कह सकते हैं। एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, एक्सेप्शंस होती हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि ये ममालिक दोबारा वापस जंग के अंदर नहीं जाएंगे। और दूसरी बात ये कि जब इस तरह के मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो इसमें टेबल के ऊपर बैक एंड फोर्थ बहुत सारी नेगोशिएशंस चल रही होती हैं। जब टेबल के ऊपर आप नेगोशिएट कर रहे होते हैं, बार्गेन कर रहे होते हैं, तो फिर आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, और वो होता है रेटरिक, वो होता है बयानिया, वो होता है बयानात के थ्रू आप अपने मसल पोजीशन करते हैं। फिर इसका दूसरा स्टेप होता है, दूसरे स्टेप पे आपने अटैक करना नहीं होता, लेकिन आप अपने ट्रूप्स को, अपने मिलिट्री एसेट्स को इस तरीके से पोजीशन करते हैं कि आप सिग्नलिंग करते हैं अटैक की, ताकि जो टेबल के ऊपर लोग बैठे हुए हैं आपके एडवर्सरीज, उनके ऊपर प्रेशर पड़े और आपकी बार्गेनिंग पोजीशन जो है वो स्ट्रेंथन हो सके। सो अभी जो ये बातचीत चल रही है जिसका आपने भी तस्करा किया है, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि वो टेबल के ऊपर मौजूद अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को बेहतर करने के लिए रेटरिक है। द चांसेस ऑफ दीज टू नेशंस दोबारा जंग में जाने के वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत ज्यादा कम है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड और कम है। लेकिन पाकिस्तान की अगर कोशिशों की बात की जाए तो वो तो सबके सामने है, लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो इन मुज़ाकरात को सबोताज करने की भी कोशिशें जारी हैं। जैसा कि इजराइल और इंडिया की जो लॉबी है वो बहुत एक्टिव इन दिनों में भी हम देख रहे हैं। और आज जो वजारत ख़ारजा की जानिब से एक बयान सामने आया, उसमें ये कहा गया कि लेबनान में जंगबंदी भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा है। लेकिन लेबनान पर जो इजराइल की जानिब से हमले किए जा रहे हैं वो कितना नुकसान पहुँचा सकते हैं इस जंगबंदी के मुआहिदे को मुकम्मल ना होने देने के लिए?
जी, इसमें मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि दुनिया में जितने भी बड़े एग्रीमेंट्स होते रहे हैं, या आप डेटन एग्रीमेंट को देख लें, आप हुँ, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट को देख लें, आप कोलंबिया पीस टॉक्स को देख लें, उसके बाद जितने भी और बड़े एग्रीमेंट्स होते रहे हैं, तो उसमें होता यही है कि जब आप कंसोलिडेशन की तरफ जा रहे होते हैं, जब किसी डील की तरफ सारी पार्टीज़ मूव कर रही होती हैं, जब कंसेंसस की तरफ वॉरिंग पार्टीज़ मूव कर रही होती हैं, तो जो स्पॉइलर एलिमेंट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अटैक्स जो है वो करना शुरू कर देते हैं, ताकि इस प्रोसेस को, इस पीस प्रोसेस को डीलेजिटिमाइज़ किया जा सके और किसी तरह जो वॉइसेस ऑफ पीस हैं उनको बैकग्राउंड में भेजा जा सके। सो टेक्निकली अगर आप देखें कि जो इस तरह के स्पॉइलर एलिमेंट्स जो इस पीस प्रोसेस को भी डीरेल करने की जो हुँ, हुँ, कोशिश कर रहे हैं, इफ एनीथिंग वो इंडिकेट कर रहा है कि जो पीस प्रोसेस है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हुँ, और कंसेंसस की तरफ मूव कर रहा है। दूसरी बात जो आपने कही उसका जो आपने कहा कि स्पॉइलर एलिमेंट्स जो हैं वो हुँ, बाकायदा तौर पे यस, इंडियन स्पॉइलर एलिमेंट मौजूद है, इजरायली स्पॉइलर एलिमेंट मौजूद है, लेकिन दुनिया की 7 बिलियन पॉपुलेशन इस जंग के बाद, क्योंकि ये पहली दफा इस तरीके के जंगी हालात बने सोशल मीडिया के दौर में, सिटीजन जर्नलिज्म के दौर में, कि जिसको लाइव पूरी दुनिया ने देखा है। पूरी दुनिया ने हीट फील की है इस जंग की, पूरी दुनिया ने इस जंग का खतरा महसूस किया है, बहुत करीब से उन्होंने हुँ, वर्ल्ड वॉर 3 को पूरी दुनिया ने देखा है। और पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर पॉपुलर सेंटिमेंट या नैरेटिव इस वक्त ये है कि इस जंग को रुकना चाहिए, पीस आना जी, चाहिए, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन की डिस्ट्रप्शन खत्म होनी चाहिए, ताकि कमोडिटीज की प्राइस नीचे है। तो ये अपने अंदर इतना बड़ा नैरेटिव है, इतना ताकतवर नैरेटिव है, कि जो भी इसके खिलाफ खड़ा होगा, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा मुल्क हो, उसकी औकात और हैसियत रिस्ट्रिक्ट होके एक स्पॉइलर की हुँ, रह जाएगी, तकरीबन एक नॉन स्टेट एक्टर की रह जाएगी। सो इस वक्त जो भी इस पीस प्रोसेस के खिलाफ खड़ा है, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो इंडिया हो, वो अपने साथ ही एक तरह की ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि इस ब्रेटन वुड एग्रीमेंट जब हुआ था ठीक। वर्ल्ड वॉर टू की टाइमिंग के अराउंड, तो आपने देखा था कि उस तरह का, उस मैग्नीट्यूड का बड़ा पीस एग्रीमेंट इस वक्त हो रहा है। जब ब्रेटन वुड एग्रीमेंट हुआ था तो उस वक्त उसकी सेंटर स्टेज पे इसराइल का कयाम था। आज 80 सालों के बाद उतना बड़ा एग्रीमेंट दोबारा होने जा रहा है, और आप हुँ। देख रहे हैं कि इसराइल अपनी स्पॉइलर एक्टिविटीज और अपनी हरकतों की वजह से एक बैकग्राउंड में कहीं पे आपको नजर भी नहीं आ रहा, और सिर्फ आपको इंडिया की टीवी स्क्रीन के ऊपर इसराइली नजर आ बिल्कुल, रहे हैं। इंडिया के ये टीवी सेल्फ स्क्रीन शो पर ही करता है। नज़र आ रहा है, आप ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब, मैं आपसे भी इसी पर कमेंट लेना चाहूँगी। देखिए स्पॉयलर्स होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है हुँ, और उसकी अपनी एक वो हमेशा हर तरह इस तरह की सिचुएशन में होते हैं और ख़ास तौर पे अमेरिका के अंदर इस चीज़ को नोट किया गया कि हमने देखा है कि विद इन द सिस्टम भी स्पॉयलर्स हैं और इज़राइल बड़ी कोशिश कर रहा है, मुसलसल कोशिश कर रहा है कि आपको याद होगा थोड़े अरसा पहले नेतन्याहू ने तो ये कहा था कि आप सीज़ फायर ना करें। हुँ, तो नेतन्याहू को ये था कि मैं अमेरिकन मिलिट्री माइट के ज़रिए ईरान को जितना भी कमज़ोर कर सकूँ, वो करूँ। लेकिन ज़ाहिर बात है अमेरिका ने इंटरनेशनल सिस्टम को भी देखना होता है, उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, उन चीज़ों को भी देखना है और बहुत सारे लोग ये महसूस करते हैं कि जितना अभी तक का नुकसान जो है वो अमेरिका को पहुँचा है वो इज़राइल की अनकंडीशनल जो एक सपोर्ट है उस हवाले से पहुँचा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अमेरिकन जो एलाइज़ हैं वो भी खामोश हुए और वो भी नहीं अमेरिका का साथ दिया। तो ये चीज़ें जो हैं ज़ाहिर बात है, ये पता तो चलती हैं कि क्या इसे डायरेक्शन बन रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज मैं देख रहा था कि अमेरिका के अंदर जो डेमोक्रेट्स हैं, वहाँ पे एक सेनेट में वोटिंग हुई है और उसमें तकरीबन मेजॉरिटी हुँ, 47 में से 40 डेमोक्रेट वोटर्स ने ये कहा है कि अगर इज़राइल को बुलडोज़र्स चाहिए तो हम देने को तैयार नहीं हैं। कुछ 47 में से कुछ 35 के करीब अमेरिकन सेनेटर्स ने कहा है कि हम इज़राइली डिफेंस फोर्सेस को बॉम्ब्स या इस तरह का जो मटेरियल है वो देने को तैयार नहीं हुँ, है। तो बड़ी तादाद के अंदर अमेरिकी कांग्रेस और जो लॉ मेकर्स हैं वो भी इस सिचुएशन से नाखुश हैं और वो समझते हैं कि चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। तो मुझे लगता है इज़राइल खुल के सामने आया है यहाँ इज़राइल खुल के सामने आया और यहाँ फिर आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नेतन्याहू का जो जेनोसाइड था गज़ा में, उसके ऊपर स्टैम्प लगाई जाके गज़ा में हुँ, जाके इज़राइल में। तो जी। ये चीज़ें चलती रहती हैं लेकिन एक ब्रॉडर जो आपके सामने फ़ॉल्ट लाइन्स तय हो गई हैं कि जो कुछ इज़राइल ने किया है, उसकी ना अमेरिका में भी वो अपनी सपोर्ट खो चुका है, हुँ, यूरोप में भी सपोर्ट खो चुका है
और बाकी जो ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन है उसमें भी, और इवन के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पे भी अब क्वेश्चन मार्क लग गए हैं। तो मेरा ख्याल है वेस्ट इसके ऊपर ज़रूर सोचेगा कि ये जो 4 सालों में इंटरनेशनल लॉ के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, इसका कितना नुकसान होगा पूरे के पूरी दुनिया को। बिल्कुल, इसका कितना नुकसान होगा। ब्रिगेडियर साहब हारिस नवाज साहब, अब इस मुआहदे का फ्रेमवर्क क्या होगा, इस पर मैं आपसे कमेंट लेना चाहूँगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद।